बेटा हम लोगों ने चैप्टर खत्म कर दिया था, है ना? और पिछली बार भी लेट आया था। शीरो के पीछे चलिए बेटा, लास्ट क्लास में हम लोगों ने चैप्टर को टाटा बाय बाय किया था, लेकिन मैंने कहा था कि मैं एनसीईआरटी के क्वेश्चंस आप लोगों को कराकर फिर चैप्टर को विदा करेंगे, राइट? चैप्टर में हमारे पास एनसीईआरटी के 12 और 21 क्वेश्चन है, ज़्यादा टाइम नहीं है ना? तो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। लुक एट द एक्टिविटीज लिस्टेड बिलो एंड रीजन आउट वेदर नॉट वर्क इज डन। ये हमें क्या मतलब, हमें तो बस दो ही चीज़ देखनी है, क्या फोर्स लगा है, और अगर फोर्स लगा है तो क्या उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हुआ है। अगर ऐसा है तो वर्क होगा, अन्यथा वर्क नहीं होगा। पहला केस है सुमा इज स्विमिंग इन अ पॉन्ड। क्या इसमें वर्क होगा? बिल्कुल होगा भाई, फोर्स लगा रही है, तैर रही है, हाँ, बस जाके वापस उसी जगह पर आ गई तो वर्क नहीं होगा। दोनों आंसर लिख के आ जाना इस केस में, ताकि आपका नंबर कुछ भी ना कटे। क्योंकि अगर जाके वापस आ गई तो क्या कोई वर्क हुआ? डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया उसके साथ, पर जनरली वर्क होगा इसमें। अ डंकी इज कैरिंग अ लोड ऑन इट्स बैक। एक गधा अपने कमर पर लेकर लोड चल रहा है। तू क्यों हंस रहा है इसमें? गधे चल रहा है गधा। तेरे को बोला मैंने अभी तक कुछ? फिर तो बेटा जब गधा लोड लेकर चल रहा है तो क्या वो काम कर रहा है? यहाँ पर आपको बताना पड़ेगा कि सर आप काम किसका पूछ रहे हो, वर्क डन बाय डंकी या वर्क डन बाय ग्रेविटी। इस बार वर्क डन बाय ग्रेविटी जीरो है। क्यों है? देखो ये हमारे पास हो गया, अरे गधा बनाने की कोशिश कर रहा था, बना रहा हूँ, टूटी लग रही है। अरे दो पीछे हैं। अच्छा ये इसके पीछे ऐसे का। तो सुनो आप ध्यान से, तो ये गधा है, इसके कमर पे क्या है? लोड है। डब्बा क्या, डब्बे पे तो लोड कहते हैं, इसे नहीं, इसे अब तो चल रहा है, कुछ भी हो, लोड तो है ना कमर पे। अच्छा आप सुनो, अगर डंकी ने इधर गया है तो वर्क डन बाय डंकी कुछ तो होगा। लेकिन डंकी इधर जा रहा है और जो लोड है ये किस तरफ एक्ट कर रहा है? ग्रेविटी नीचे की तरफ एक्ट करती है। ग्रेविटी का फोर्स नीचे है, और डिस्प्लेसमेंट आपस में कितने डिग्री के एंगल आ रहे हैं? और 90 डिग्री के केस में वर्क डन बाय ग्रेविटी कितना हो जाएगा? अ विंडमिल इज लिफ्टिंग वाटर फ्रॉम अ वेल। देखो विंडमिल लिफ्ट कैसे करती है पहले सुन लो। ऐसे गोल गोल से घुमाना पड़ता है और फिर वो रस्सी ऊपर से आती है, तो ऐसे कहानी पूछ रही। तो क्या जब वो ऐसे गोल गोल घुमा रही है तो क्या वो काम कर रही है? बिल्कुल यस। क्या देख लिया? नहीं बेटा, डिस्प्लेसमेंट कैसे जीरो होगी? अब सुनो, इसने बोला लिफ्टिंग द वेल, तो नीचे आपके पास बाल्टी रखी थी, विंडमिल घूमी, उसने फोर्स लगाया और ऊपर की डायरेक्शन में पानी खींच के आ गया, तो हाइट तो चेंज हुई और फोर्स लगा, तो फोर्स से जब डिस्प्लेसमेंट करोगे तो वर्क डन हुआ ना। इसीलिए अगर हाँ ये पूछता है कि ऊपर लाके नीचे वापस चला जाए तो तब आपका वर्क डन जीरो। ठीक है, चलो अच्छा लगा आप लोग सारे पढ़ के आ रखे हो नालायकों। खैर अभी करे होंगे तो। नेक्स्ट है अ ग्रीन प्लांट इज कैरिंग आउट फोटोसिंथेसिस। क्यों नहीं? क्या हाँ? दोनों आंसर बता रहा है। लड़कू बैंगन जिधर फायदा देखा उधर चला गया। मैंने कह दिया क्यों, तो कह रहा है ना ऐसे। बेटा सिंपल सी बात है, फोटोसिंथेसिस हो रही हो चाहे एनर्जी कुछ भी ट्रांसफॉर्म हो रही हो, लेकिन उसका डिस्प्लेसमेंट नहीं है। ऐसा तो नहीं देखा ना आज एक सेब प्लांट है यहाँ बनाया, कल कह दिया मैं यहाँ बनाऊँ, ऐसा तो नहीं होता ना। वही सेब जहाँ पे खड़ा है वहीं बनेगा। तो फोटोसिंथेसिस जो कैरी आउट हो रहा है उसमें कोई भी डिस्प्लेसमेंट नहीं है, इसलिए नो वर्क इज डन। एन इंजन इज पुलिंग द ट्रेन, यस, साफ साफ दिख रहा है, फोर्स और उसी डायरेक्शन में ट्रेन चलती है तो चलेगा। फूड ग्रेन्स आर गेटिंग ड्राइड इन अ सन। सड़े कैसे हैं? पड़े सड़ रहे हैं, तो क्या दिक्कत है? कोई काम ही नहीं, डिस्प्लेसमेंट तो है ही नहीं, सड़ गए, जीरो वर्क। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट नहीं है क्योंकि। अगला है अ सेलबोट इज मूविंग ड्यू टू विंड एनर्जी। यस, विंड एनर्जी से सेलबोट मूव करेगी तो कहानी होगी। नेक्स्ट है
एन ऑब्जेक्ट थ्रोन एट अ सर्टेन एंगल टू द ग्राउंड मूव्स इन अ कर्व्ड पाथ एंड फॉल्स बैक टू द ग्राउंड। कहने का मतलब क्या है, एक ऑब्जेक्ट को ऐसे फेंका है, कर्व पाथ में गया और वापस ग्राउंड पे गया, यहां से ऐसे ऐसे गया, राइट। क्या कहता है हमसे ये, द इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट ऑफ द पाथ लाइज ऑन द सेम हॉरिजॉन्टल लाइन। बोला है कि देखो ध्यान से, ये हॉरिजॉन्टल लाइन, तो ये इनिशियल पॉइंट हो गया, ये फाइनल पॉइंट हो गया, इट लाइज ऑन द सेम हॉरिजॉन्टल लाइन। समझ में आ रहा है, ये जो लाइन है ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो ये वाली गलती मत कर देना, ये नहीं है इस बार कहानी। बोला है कर्व पाथ उसने ऑब्टेन किया है, तो कर्व पाथ ये है, इनिशियल पॉइंट ये था, फाइनल पॉइंट ये, और सेम हॉरिजॉन्टल लाइन मतलब एक ही लाइन पे ऐसे आ रहा है। समझ में आई ना कहानी। तो आगे क्या कहता है हमसे, व्हाट इज द वर्क डन बाय फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑन द ऑब्जेक्ट। ठीक है, वर्क डन बाय फोर्स ऑफ ग्रेविटी हमसे किसका पूछा था, वर्क डन बाय ग्रेविटी। ये किस चीज पे डिपेंड करती है, हाइट पर, और इनिशियल पॉइंट पे हाइट क्या थी, ये थी h, फाइनल पॉइंट पे हाइट क्या हुई, सेम है। क्या हाइट चेंज हुआ तो क्या वर्क डन माना जाएगा, तो इस केस में वर्क डन बाय फोर्स ऑफ ग्रेविटी कितना हो जाएगा, 0। क्यों, ये कर्व पाथ अगर वो ट्रेस करेगा तो उसका इनिशियल हाइट और फाइनल हाइट क्या है, लेकिन अगर वो नॉर्मल वर्क पूछे तो क्या कोई वर्क होता, तो हाँ, क्योंकि ये डिस्टेंस इसने ट्रेवल किया है ना। अब यहाँ पे अगर कोई आदमी बॉल फेंकेगा तो क्या उसने वर्क किया है, हाँ, उस बॉल ने वर्क किया है, हाँ, उस पे जितना फोर्स लगा इनटू उसने जितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। लेकिन ग्रेविटी ने कोई वर्क किया नहीं, कि कोई भी हाइट यहाँ पर एक्वायर नहीं करी। हाँ, अगर आप पूछते कि क्या इन बिटवीन यहाँ पे कहीं पे वर्क किया है, तो हाँ, क्योंकि इन बिटवीन में यहाँ पर कोई ना कोई हाइट है। ठीक है, ये कहानी समझ में आ गई। नेक्स्ट है बैटरी लाइट्स अ बल्ब, डिस्क्राइब द चेंजेस इन्वॉल्व्ड। पढ़ाते हुए बताया था मैंने आप लोगों को, ये बैटरी जब बल्ब करती है तो देखो, बैटरी सबसे पहले बैटरी है तो केमिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट करेगी बेटा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। और जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी होगी उससे आपके पास क्या आएंगी, लाइट, और इसके साथ साथ हीट। तो ये आप पूरा दिखा देना, पूरा क्या यही है बस। नेक्स्ट है सर्टेन फोर्स एक्टिंग ऑन अ 20 kg मास। ये क्वेश्चन शायद कोई डाउट ही पूछ रहा था मुझसे, हैं नालायक लड़के, तुम्हें इतना सब कुछ पढ़ा दिया पर तू है यही, क्या था यहाँ पर, गधा। क्या क्या बोला इसने, लाइट, प्रकाश का मतलब लाइट ही तो होता है। अरे ये भी यही है। चलो नेक्स्ट देखते हैं, सर्टेन क्वेश्चन नंबर 4, सर्टेन फोर्स एक्टिंग ऑन अ 20 kg मास। मास कितना है, 20 kg। पूछा क्या है, वर्क डन पूछा है। कब, जब उसने अपनी वेलोसिटी चेंज करी 5 मीटर पर सेकंड से 2 मीटर पर सेकंड। तो बेटा इनिशियल वेलोसिटी कितने रखी है, u, फाइनल वेलोसिटी कितने रखी है, v। तो ये हमारे पास कहानी ये वर्क डन पूछा था। याद है मैंने ऐसी चीज कराई थी आपको, हाफ mv स्क्वायर माइनस हाफ mu स्क्वायर। भाई पहले हाफ mv स्क्वायर निकाल लो, वो वर्क डन हो जाएगा बॉडी का। भाई काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, किसी बॉडी के वर्क डन के इक्वल होता है। तो अगर कहीं पे भी वर्क डन पूछा है तो आप क्या निकाल सकते हो, उसकी एनर्जी, चाहे पोटेंशियल एनर्जी हो चाहे काइनेटिक एनर्जी हो, दोनों किस फॉर्म की हैं, दोनों ही एनर्जी हैं, है ना, और दोनों ही वर्क डन है। तो पोटेंशियल एनर्जी भी वर्क डन के इक्वल होता है और काइनेटिक एनर्जी भी वर्क डन के इक्वल होता है। तो वर्क डन पहले वाले केस में u के लिए हाफ mu स्क्वायर, तो 1/2 इनटू मास कितना रखा है 20, u स्क्वायर मतलब बोलो भाई 5 का स्क्वायर 25, तो 10 इनटू ये कितना आ गया 250। और दूसरे वाले W2 निकालो, 1/2 mv स्क्वायर, 1/2 मास कितना रखा है 20, v स्क्वायर मतलब 4, 2 दूनी 4 मतलब 40, मतलब वर्क डन कितना हो गया, फाइनल माइनस इनिशियल, यानी कि गलत कर रहे हो, जूल कौन लगाएगा, यूनिट नहीं भूलना है, ठीक है बेटा। तो वर्क डन नेगेटिव आ रहा है मतलब रेजिस्ट करा जा रहा है, यानी कि वेलोसिटी चेंज धीरे हो रही है, वेलोसिटी चेंज हो रही है ना, कम हो रही है। नेक्स्ट है हमारे पास अगला, अ मास ऑफ 10 kg इज एट पॉइंट ए ऑन द टेबल। ये कह रहा है एक बॉडी है, टेबल ये रखी हुई है, ये टेबल है, इस पे जो हमारे पास ऐसे टेबल है, इस पे 10 किलो का मास पड़ा हुआ है। यहाँ पर कितना मास है इसका 10 किलो। ये पॉइंट ए है, इट इज मूव टू अ पॉइंट बी, ये पॉइंट बी पर लेके गए हम लोग यहाँ पर, जो कि हॉरिजॉन्टल लाइन पे ट्राई करती है। व्हाट इज द वर्क डन ऑन द ऑब्जेक्ट बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, कितना होगा ग्रेविटेशनल फोर्स का वर्क डन इस पे 0।
कैसे कि सर इस बॉल पे ग्रेविटी इधर एक्ट कर रही है, डिस्प्लेसमेंट इधर है, दोनों के बीच में एंगल कितना बन गया, और 90 डिग्री पे बर्डन बाय ग्रेविटी कितना होगा भाई? अगर 90 डिग्री होता है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच है तो बर्डन कितना होता है? सिखाया था एफ एस कॉस थीटा। ठीक है, चलो नेक्स्ट है, आपसे कहता है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी ऑब्जेक्ट डिक्रीजेस प्रोग्रेसिवली। भाई सीधी सीधी बात है, जैसे जैसे हाइट कम होगी तो पोटेंशियल एनर्जी कम होगी। एग्जांपल के तौर पर मैंने आपको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में दिखाया था, है ना, कि भाई नीचे ऊपर होती है तो पोटेंशियल एनर्जी कुछ होती है, नीचे आती है तो पूरी की पूरी काइनेटिक एनर्जी बदल जाती है। अब देखो लेट्स से यहाँ पे 10 मीटर है, लेट्स से यहाँ पर 5 मीटर है, तो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा? m × g × h यानी कि 10 mg हो जाएगा, और यहाँ पर कितना हो जाएगा? हाइट 5 मीटर है जमीन से, है ना, तो m यानी कि mg और 5 mg हो जाएगा, mgh। तो जैसे जैसे नीचे जा रहे हैं तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहती थी कि एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, पर यहाँ पे तो डिस्ट्रॉय हो रही है। तो एनसीईआरटी यही पूछती है हमसे क्वेश्चन कि जब ये नीचे जा रही है तो पोटेंशियल एनर्जी घट रही है, क्या ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को वायलेट कर रही है? तो आपका आंसर है यस, नहीं होगा, नो। नो क्यों है? वेरी गुड, आंसर बिल्कुल बढ़िया दिया है बच्चे ने। क्या नाम है इस लड़के का? मानुष। मानुष, ठीक है, मनुष्य। जब देखो बेटा एक्चुअल में जो एनर्जी यहाँ पर पोटेंशियल की घटी वही एनर्जी काइनेटिक एनर्जी की बढ़ जाएगी, और जो टोटल एनर्जी है वो क्या होती थी? काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, जो कि हमेशा क्या रहेगी? कांस्टेंट रहेगी। इसीलिए आपका आंसर आप लोगों को अब समझ में आ गया होगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को वायलेट नहीं किया है। जो एनर्जी पोटेंशियल की डिक्रीज हुई है ना उतनी काइनेटिक में गेन हो गई, तो डिक्रीज इज इक्वल्स टू इंक्रीज, दैट इज व्हाई टोटल एनर्जी रिमेंस कांस्टेंट। 7th क्वेश्चन है, व्हाट आर द वेरियस एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन दैट अकर व्हेन यू आर राइडिंग अ बाइसाइकिल? कौन कौन सी एनर्जी लगती है तुम बाइसाइकिल चलाते हो तो? पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, वैसे तो आपकी मस्कुलर एनर्जी लगती है, आपकी बॉडी की केमिकल एनर्जी चल जाती है, मैकेनिकल एनर्जी बेसिकली, है ना, और वो इक्वल हो जाती है आपकी मस्कुलर एनर्जी और हीट एनर्जी में। जो मस्कुलर साइकिल चलाते तो गर्मी लगती है ना, तो आपके पास यहाँ पे आ जाएगा कि जो आपकी मस्कुलर एनर्जी है, मस्कुलर एनर्जी ये ट्रांसफॉर्म हो रही है। देखो जब हम लोग साइकिलिंग करते हैं तो हमारी बॉडी में एटीपी वगैरह सारे खर्च होते हैं, और एटीपी के रिएक्शन वगैरह को हम लोग कह सकते हैं केमिकल रिएक्शंस हो रही हैं। तो यहाँ पे इतना केमिकल एनर्जी इन बॉडी, केमिकल एनर्जी इन बॉडी प्लस जब आप साइकिल चलाते हो आपको गर्म लगता है नहीं लगता? आपकी बॉडी गर्म होती है नहीं होती? समझ में आ रहा है? तो क्या हो जाएगा? प्लस हीट एनर्जी। तो भैया ये एनर्जी का ट्रांसफॉर्म होता है जब आप साइकिल चलाते हो, ठीक है। Does the transfer of energy take place when you push a huge rock with all your might and you fail to move it? Where is the energy you spend going? ये कहना चाह रहा है अगर आप ऐसा धक्का लगाओ इस पे, अब देख रहे हो ह्यूज रॉक है, आवाज आई, बात अलग है ना। तो मेरा कहने का मतलब है मैं धक्का लगा रहा हूँ, धक्का लगाते 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 शाम हो गई पर ये चूं से चूं नहीं हुई, मतलब हिली नहीं बिल्कुल भी, है ना। तो क्या मैंने वर्क किया? तो आंसर क्या है? नो, क्योंकि कोई डिस्प्लेसमेंट ही नहीं हुआ। फिर जो मैंने सारी एनर्जी लगाई वो कहाँ गई? लॉस्ट हो गई? नहीं। फिर कहाँ गई? ट्रांसफर हो गई। किस में ट्रांसफर हो गई? रॉक में ट्रांसफर। क्या फर्क दिखा? नहीं। आपने जो फोर्स लगाया ना वो इतना फोर्स लगाओगे कि आपकी बॉडी में पसीना आना शुरू हो जाएगा, और वो एनर्जी हीट एनर्जी में ट्रांसफर। टोटल एनर्जी क्या रही? कंजर्व रही। तो मस्कुलर एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाएगी इस बार? हीट एनर्जी। ठीक है, समझ में आ गया? A certain household has consumed 250 units of energy. 250 units of energy during a month. एक महीने में कितने एनर्जी लेता है भैया ये? 250 जूल में। इस एनर्जी को बताओ कितना है? अरे यार ये तो बच्चा वाला क्वेश्चन हो गया। देखो मैंने आपको बताया था, इसको मिटा रहा हूँ, मैंने आपको बताया था एक यूनिट में कितने जूल हुआ करते। तो एक यूनिट का मतलब 1 किलोवाट आवर था। yes. और 1 किलोवाट आवर में कितने जूल होते थे? 1000। 3.6 × 10⁻⁶ जूल हुआ करते थे। 1 किलोवाट का मतलब 1 यूनिट हुआ करता था बेटा। यस सर। और यहाँ पर कितनी यूनिट दे रखी हैं? 250। 250 यूनिट का मतलब कितना हो गया? 250 किलोवाट। इसका मतलब 250 × 3.6 × 10⁻⁶। सॉल्व कर देना, जो भी वैल्यू आएगी आपका आंसर आ जाएगा।
अगर ऐसे लिखते हैं तो मैम मार्क्स नहीं देंगी? नहीं देंगी, मैं भी नहीं दूंगा। इससे सॉल्व करके जो आंसर आएगा वही लिखना, ठीक है? मैम क्यों, सर भी नहीं देंगे, मैम मार्क्स नहीं देगी, सर क्यों दे देंगे फिर तुम्हें? हैं, पार्शलिटी कर रहा है यहाँ पे, भेदभाव। नेक्स्ट है, एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 40 kg इज रेज्ड टू द हाइट ऑफ 5 मीटर। 40 किलो का मास रेज किया गया 5 मीटर पर, पोटेंशियल एनर्जी बताओ। mgh, सिंपल। मास कितना है 40, ग्रेविटी को 10 ले लो, हाइट को 5 ले लो। 40 10 या 405 है 2000, आगे से 9.8 ले लो, कर दिया, नहीं तो 1980 आ जाएगा, ठीक है? आगे क्या पूछता है? if the object is allowed to fall, find the kinetic energy when it is halfway down. ओके, वैसे देखो बेटा, जितना पोटेंशियल एनर्जी में गिरावट होगा उतना ही काइनेटिक। अब हाफ वे डाउन का मतलब तो बिल्कुल आधा हो गया, तो आधे में तो पोटेंशियल एनर्जी भी आधी हो जाएगी और काइनेटिक एनर्जी भी आधी हो जाएगी, तो इसका आधा कर देना, तो वही आएगा। वही आएगा। और क्या आएगा बेटा? 990 जूल। काइनेटिक एनर्जी भी वही है और पोटेंशियल एनर्जी भी वही है। हाफ में तो मतलब यही है ना, क्योंकि हाफ में अगर इतना मानोगे कि ये पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी भी इतनी होगी तो टोटल कर दो तो यही आ रहा है। और टोटल एनर्जी हमेशा क्या रहती है? कांस्टेंट रहती है, यही हमें प्रूव कर दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द बर्डन बाय फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑन अ सैटेलाइट मूविंग अराउंड द अर्थ? जस्टिफाई योर आंसर। इसके लिए मैंने आपको मिक्सी घुमा के दिखाई थी पिछले चैप्टर में। सेंट्रीफ्यूगल। हाँ, सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या करती थी? अपनी तरफ खींचती थी, और सेंट्रीफ्यूगल अपने से चीजों सारा चीज तो में आती है। अब देखो, एक सैटेलाइट है, ये सैटेलाइट, ये अर्थ की ऑर्बिट है, और ये अर्थ है बेटा, ये क्या है आपकी अर्थ, और अर्थ के बाहर उसकी ऑर्बिट होती है, बताए ना? और सैटेलाइट अर्थ की ऑर्बिट पे घूमती है। अब सैटेलाइट का डिस्प्लेसमेंट समझो इधर है, लेकिन फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वजह से इसकी तरफ फोर्स कितना लगेगा? इस तरफ लगेगा, तो ये फोर्स कितना आ गया इन दोनों के बीच में एंगल? तो एक्सप्लेनेशन बताए ना कैसे देना है, क्योंकि ये सेंट्रीपिटल फोर्स है और सेंट्रीपिटल फोर्स उसके डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर है, और फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, इसीलिए वर्क डन बाय फोर्स ऑफ ग्रेविटी कितना हो जाएगा? नहीं बेटा, क्योंकि वर्क डन बाय फोर्स ऑफ ग्रेविटी 0 है, इसलिए वो नीचे नहीं आ रही, इसलिए वो साथ साथ उस पे घूम रही है, ठीक है? नेक्स्ट है हमारे पास, कैन देयर बी अ डिस्प्लेसमेंट इन एब्सेंस ऑफ एनी फोर्स? थिंक एंड डिस्कस दिस क्वेश्चन विद योर फ्रेंड्स एंड टीचर। करो भाई, फ्रेंड्स से डिस्कस। अच्छा, हम टीचर से करेंगे, चलो टीचर से कर लो। तो क्या कभी भी डिस्प्लेसमेंट हो सकता है जब तक फोर्स ना लगे? क्या ऐसा पॉसिबल है कभी? बताओ, बेकार वाली बातें कर रहा है। कोई लॉ को ब्रेक करता है, कोई लॉ को ब्रेक करता है। अब ऐसा हो सकता है, कहाँ से बाहर के मीम कम देखा कर तू, मीम नहीं देखता मैं। और क्या देखता है में चलो बेटा, एक्चुअल में ऐसा पॉसिबल है। कैन देयर बी डिस्प्लेसमेंट विदाउट फोर्स? एक्चुअल में विदाउट फोर्स का मतलब क्या है कि आपके पास जब कोई भी F = ma है ना, राइट? यानी कि फोर्स किस पे, मास तो कांस्टेंट है, फोर्स किस पे डिपेंड कर रहा है? एक्सेलरेशन पर। अब देखो, एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी, एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी से आपकी बॉडी पहले 4 मीटर पर सेकंड चल रही थी, फिर 2 मीटर पर सेकंड से चली 1 सेकंड में, तो 4 - 2/1 कर देते थे एक्सेलरेशन निकालने के लिए। ये तो याद है, मोशन वाले चैप्टर में किया था। लेकिन अगर किसी बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी 4 है और फाइनल वेलोसिटी भी 4 है, तो ऐसा तो नहीं कि बॉडी रुक गई, बॉडी चल तो कांस्टेंट वेलोसिटी से रही, पर कांस्टेंट वेलोसिटी के केस में एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा, लेकिन बॉडी फिर भी चलेगी, तो डिस्प्लेसमेंट तो हो सकता है बॉडी का। तो यस, इट इज पॉसिबल, बट किस केस में? व्हेन द ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी, क्योंकि इस केस में आपके पास, बिकॉज इन दिस केस एक्सेलरेशन विल बी 0, स्टिल द बॉडी विल बी मूविंग। तो समझ में आया क्या डिस्प्लेसमेंट हो सकता है 0 फोर्स में? यस। कब? जब कांस्टेंट वेलोसिटी से या फिर यूनिफॉर्म फोर्स उस पे लग रहा हो। यूनिफॉर्म फोर्स लग रहा है तो बिल्कुल यूनिफॉर्म चीजें रहेंगी। फोर्स तो मना कर रहा है। हाँ, तो यूनिफॉर्म का मतलब यही बेटा, यूनिफॉर्म फोर्स का मतलब क्या है? चेंज इन फोर्स 0 हो गया, A 0, तो फोर्स 0 हो गया ना बेटा। अगर A 0 हो गया तो फोर्स कहाँ लगेगा? तो यूनिफॉर्म के केस में ऐसा पॉसिबल हो सकता है, ठीक है? समझ में आ गया? चलिए नेक्स्ट है 13। अ पर्सन होल्ड्स अ बंडल ऑफ hay ओवर हिज हेड फॉर 30 मिनट्स एंड गेट्स टायर्ड, हैज ही डन सम वर्क और नॉट?
बढ़िया क्वेश्चन पूछा उसने। किसके रेस्पेक्ट में सर? व्हाट आर यू ट्राइंग टू सेइंग? क्वेश्चन तो साफ साफ बोल दिया। उठा के रखा होगा तब करा होगा। एग्जैक्टली सर, जब इसने उठा के नीचे से ऊपर रखा होगा ऐसे, तो इसके केस में तो ग्रेविटेशनल फोर्स ने काम किया होगा। लेकिन बर्डन बाय मैन अगर आप पूछोगे कि उसने डिस्प्लेसमेंट नहीं करा, वो जीरो है। चाहे 30 मिनट क्या पूरे दिन कर ले, अब ये बैठा बैठा सो रहा है ना, तो इसका बर्डन कितना होगा? लेकिन तुम लोग पढ़ रहे हो, तुम्हारा बर्डन कुछ होगा? तो अंतर क्या हुआ तुम वाले से? तुमसे अच्छा तो ये जो सो रहा है, हैं? वो क्या कर रहा है? गरम कोई बात नहीं, पढ़ ले। अच्छा, तो उसे कंधा क्यों से रह रहा है? ऐसे काम मत कर क्लास में, ये गंदी बातें होती हैं बेटा। सपोर्ट नहीं होता उनको। हाँ, ऐसे कामों में सपोर्ट नहीं करना बेटा। सर वो सिंगल में फिंगर। सर सिंगल है मतलब? सब इंजॉय कर रहे हो आप। अरे सर कह रहा है सर पिंगल कर रहे हो। अरे सर तो सिंगल मत फील करवा। अच्छा, सर को सिंगल मत फील करवाओ। सर की शादी होने वाली है कुछ साल बाद, बात करते हो। साल में है ना अभी। तुम तो यहीं रहोगे, बुला लेंगे तुम्हें, टेंशन ना लो, तुम्हारे पैर से बुला लूंगा, ठीक है? हाँ, तुम परेशान कर दोगे तब चढ़ाऊंगा तुम्हें। यहाँ पे मैडम खड़ी होगी, उधर से पढ़ा रही होगी, इधर से मैं पढ़ाऊंगा, और फिर हम दोनों ऐसे पढ़ाएंगे। सर क्या क्या होगा, क्या पढ़ाएंगे? वो उधर से बायोलॉजी पढ़ाएगी, मैं इधर से फिजिक्स पढ़ाऊंगा। हार्डवेयर चैप्टर ना पढ़ेंगे। बीच में केमिस्ट्री में डालना बस। केमिस्ट्री तो अपने आप बन जाती है। केमिस्ट्री की तो बीच में आएगा। चलो क्वेश्चन नंबर लाएगा। तो क्या उसने वही काम किया? तो किसके रेस्पेक्ट में? खुद में तो उसने काम नहीं करा बर्डन, क्योंकि उसका डिस्प्लेसमेंट जीरो है, पर ग्रेविटी के केस में बेटा तब किया होगा जब वो नीचे से ऊपर उठा रहा होगा, ठीक है? एन इलेक्ट्रिक हीटर इज रेटेड फॉर 1500 एन इलेक्ट्रिक हीटर रेटेड 1500 वॉट, यानी कि इसने इसकी क्या दे दी है? पावर दे दी है। देखो वॉट दे दिया, कि हमारे पास यूनिट किसकी होती है? पावर की। ये हमें दे रखा है, तो इसने दे रखा है पावर कितनी दे रखी है बेटा हम लोगों को? 1500 वॉट। पूछा है एनर्जी कितना होगा इन 10 घंटे में। तो देखो बेटा, मैंने आपको समझाया था पावर इज, बहुत बढ़िया, किसने बोला है बच्चे ने? अरे वाह बेटा, पावर इज इक्वल्स टू बर्डन अपॉन टाइम, और इस पावर को किलोवाट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो डिवाइड बाय 1000, तो मतलब 1.5 किलोवाट हो गया बेटा ये। यस सर। एनर्जी का मतलब आपको क्या निकालना है? वर्क ही तो निकालना है, क्योंकि वर्क इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो यहाँ पर आप लोगों का पावर कितना दे रखा था? 1.5 किलोवाट इज इक्वल्स टू वर्क जो आपको निकालना है अपॉन में टाइम 10 घंटे। क्या घंटे को चेंज करने की जरूरत है? क्योंकि घंटे में ही निकालना है हमें। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 1.5 into 10 यानी कि 15 वाट, 15 जूल, ठीक है? तो ये बर्डन किलो जूल, क्योंकि सारी चीज़ में किलोवाट आवर निकाला है ना, तो किलो हाँ, ठीक है? चलिए अब हम लोग बात करते हैं, illustrate the law of conservation of energy by discussing the energy change which occur when we draw a pendulum bob to one side and allow it to oscillate. Why does it eventually come to rest and what happens to its energy eventually, and is it a violation of law of conservation of energy? बेटा मैं तुम्हें अगर समझाने की कोशिश करूंगा तो देख, ऐसे ये ऐसे है, ये कैसे है? ऐसे ये यहाँ से है, ये पेंडुलम का बॉब होता है। अब मैं तुम्हें समझा रहा हूँ थ्योरेटिकली कि बेटा ये यहाँ तक जाएगा तो इसमें गेन हो गया, फिर इसे लूज करूंगा तो इसमें लॉस हो गया, फिर यहाँ पहुँचेगा, तो ऐसे तुम्हें कुछ समझ में आएगा। इसके लिए मैं तुम्हारे लिए क्या लेके आया हूँ? पेंडुलम। पेंडुलम। ये क्या है? ये क्या है? पेंडुलम। पेंडुलम है। अब ये पेंडुलम है, आपके सामने दिख रहा है, इसे कहते हैं बॉब, बॉब द बिल्डर, जो ये लटक रहा है। क्या कह रहा है? करके दिखाएंगे। गाना है ना, बॉब द बिल्डर करके दिखाएंगे। हाँ भाई, हाँ चलो इधर देखो ध्यान से। इसने बोला है कि इसमें क्या क्या प्रोसेस हो रहा है। क्वेश्चन हमने सारा पढ़ लिया, मैं तुम्हें सारा प्रोसेस इसके पेंडुलम के माध्यम से समझा देता हूँ। देखो, जब ये इनिशियली रेस्ट पर है, तो इनिशियली रेस्ट पर है, तो यहाँ पे कभी हमारे पास कोई कहानी होगी नहीं। जब आप इसे यहाँ पर किसी एक हाइट पर लेके जाओगे, तो आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक लेके गए, तो अभी इसे यहाँ पे रखता हूँ, तो आप इसमें यहाँ से लेकर यहाँ तक उठा के गए, तो देखो बेटा, अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर उठाने पर, जब आप इसको यहाँ से यहाँ पर उठाओगे, तो देखो आपने कोई हाइट गेन करी है, आपने हाइट गेन करी, और ये जो हाइट गेन करी है ये इसकी किस फॉर्म में स्टोर हो जाएगी बेटा? पोटेंशियल एनर्जी में। और अब आपको यकीन होना चाहिए कि जब मैं इसे छोड़ूंगा तो इसके अंदर कोई ना कोई काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। तो देखो काइनेटिक एनर्जी आई इसके अंदर। अब बार बार क्या हो रहा है कहानी? टॉ 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 टॉ, यही हो रहा है कहानी। अब इसमें क्या कहानी हो रही है, आइए इसको देखते हैं।
अब दोबारा से समझा दूंगा और एक बार पहले इस कहानी को समझ लो कि कहाँ कहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी थी। आपको समझ में आया इसकी यहाँ पर क्या थी इस बॉडी की पोटेंशियल एनर्जी। अब जैसे जैसे नीचे आ रही है धीरे धीरे पोटेंशियल एनर्जी क्या हो रही है काइनेटिक एनर्जी चेंज हो रही है और आते आते बेटा यहाँ पे क्या हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। क्या हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। तो इस पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी बेटा आपके पास मैक्सिमम। अब इस पॉइंट पे धीरे धीरे पोटेंशियल एनर्जी कम हो रही है काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है काइनेटिक एनर्जी। यहाँ पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई मैक्सिमम हो गई। तो इस पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी 0 वेरी गुड। और इस पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी कितनी थी 0 क्योंकि मैंने रोक के रखा था कि तो सिर्फ हाइट पे थी कोई वेलोसिटी थी नहीं। जब किसी बॉडी में वेलोसिटी नहीं होती तो उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है 0। तो इस पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी कुछ तो होगी लेकिन काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी 0। अब इस पॉइंट से आगे की बात देखो। अब धीरे धीरे काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी और क्या इंक्रीज हो जाएगा और जब मैं इस पॉइंट पे पहुंचा तो मेरे पास क्या मैक्सिमम हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी और क्या 0 हो जाएगा। और ये कहानी लेकिन कब तक जब तक रेस्ट पे। पर इसने पूछा था कि ये रेस्ट पे आता ही क्यों है तो आपका आंसर क्या आएगा क्योंकि इसके ऊपर एक एयर रेजिस्टेंस लग रहा है। अब देखो बेटा कहानी तो यही हो रही है सिंपल सी समझ गए सारी एक्सप्लेनेशन को। ये कहानी है इसे यहाँ छोड़ूंगा तो ये हुआ। अब इस पॉइंट पे जब पहुंच रहा है तो पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम। अब बीच वाले पॉइंट पे देखो सबसे तेज स्पीड इसकी बीच में आएगी। यहाँ पे आता है इसकी स्पीड सबसे तेज है बीच में है ना। जब भी बीच में आएगा सबसे तेज स्पीड रहती है इसकी। किसी पॉइंट इधर से आ रहा है तेज होता जाएगा बीच में आते ही क्या हो जाएगा सबसे तेज फिर धीरे होना शुरू हो जाएगा उधर जाके। ये देखो समझ में आई कहानी पेंडुलम समझ में आ गया कैसे काम कर रहा है। अभी रुक क्यों रहा है रुकेगा थोड़ी देर में देखो धीरे धीरे हो गया ऑसिलेट हो रहा है धीरे धीरे। इसे क्या कहते हैं ऑसिलेट ठीक है। ये टू एंड फ्रो मोशन बोलते हैं क्या बोलते हैं टू एंड फ्रो। अभी रुक क्यों गया क्योंकि इस पे एयर रेजिस्टेंस लग रहा है ठीक है। अब दूसरी कहानी क्या है इसने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को वायलेट किया नहीं सर। जब इसकी पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो रही थी तब काइनेटिक बढ़ रही थी। जब काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज हो रही थी तब पोटेंशियल बढ़ रही थी और टोटल एनर्जी हमेशा क्या रही इसकी कांस्टेंट रही। इसीलिए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को वायलेशन कभी नहीं किया इसने। क्वेश्चन नंबर 16 एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m इज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी हाउ मच वर्क विद v हाउ मच वर्क इट शुड बी डन ऑन ऑब्जेक्ट टू ब्रिंग द ऑब्जेक्ट एट रेस्ट। भाई अगर बॉडी मास m है v वेलोसिटी से मूव कर रही है तो इसके अंदर एनर्जी या बढ़ रही कितना करेगा ये 1 बाय काइनेटिक एनर्जी के इक्वल कि जब भी कोई बॉडी मूव करती है तो उसके अंदर कौन सी एनर्जी होती है अभी बताया पेंडुलम के केस में भी काइनेटिक एनर्जी। और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता था 1/2 mv²। तो उसको रोकने के लिए तुम्हें कितनी लगानी पड़ेगी उतनी एनर्जी तो कम से कम लगानी पड़ेगी जितना उसमें है। जब उतनी एनर्जी लगाएंगे तो बॉडी रुक जाएगी। नेक्स्ट है हाफ mv² आंसर हो जाएगा सिंपल। नेक्स्ट है कैलकुलेट द बर्डन रिक्वायर्ड टू बी स्टॉप अ कार ऑफ मास इतना मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ 60 km/h। इसी को बस फॉर्मूले में डालना है यानी कि हाफ m मास ऑफ कार कितना रहता है 1500 इनटू v² का मतलब बेटा 60 km/h यानी कि 60 इनटू 5/18 का स्क्वायर मीटर पर सेकंड कन्वर्ट करना पड़ेगा ना बेटा। जो आंसर आएगा आपके पास जूल में इसको सॉल्व कर देना आपका आंसर स्क्वायर जरूर कर देना बेटा हाफ mv²। क्लियर है कोई डाउट तो नहीं है छोटा सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट है 18th क्वेश्चन ये कह रहा है हर एक सिचुएशन में आपको बताना है कि आपका वर्क डन किया कितना है। अगर किया है तो नेगेटिव है पॉजिटिव है या फिर 0 है। तो पहले केस में कह रखा है ये ब्लॉक है इधर फोर्स लगा रहे हैं इधर डिस्प्लेसमेंट है क्यों 0 है वेरी गुड। सर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल कितना है 90 और ऐसे केस में वर्क कितना होता है 0। दूसरे केस में कह रहा है इधर से आप पता नहीं क्या कर रहे हो इधर कर जा रहा है तो इधर क्या हो रहा है क्या हो रहा है पॉजिटिव वर्क हो रहा है क्योंकि आपका डायरेक्शन ऑफ फोर्स और डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी क्या है सेम है। तो ऐसे केस में वर्क अगले वाले केस में वर्क क्या है यानी कि ये किस फोर्स की बात कर रहा होगा फ्रिक्शनल फोर्स। ठीक है बेटा वेरी गुड। सोनी कहती है क्वेश्चन मेरा सब मुड़ गया कौन सोनी आ गई घर का नाम क्या है सोनी तो नहीं है किसी का सोनी बाबू है किसी की जैसे सोना बाबू होता है किसी का है नहीं एक हमारा क्लास में भविष्य सोनी क्या बोल रहे थे क्या मैं क्या पूछ रहा हूँ ये क्या भाई इसे समझा इसे कोने में लेके जा इसे कोने में लेके जा। चलो सोनी सेज दैट द एक्सेलरेशन इन एन ऑब्जेक्ट कुड बी 0 इवन व्हेन सेवरल फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन इट। डू यू एग्री विद हर। ये कह रही है कि बॉडी पे एक्सेलरेशन 0 तब भी हो सकता है जब उस पे बहुत सारी फोर्स लग रही हो। क्या ऐसा कभी पॉसिबल हो सकता है। सही कह रही है सोनी हैं
बता भाई सोनी के यार मैं तो ना हूँ तू तो कह रहा था हमारी क्लास में है क्या? ग्रेविटेशन फोर्स लग रहा होगा। हाँ अब तो जीरो और रहता है एक्सप्रेशन जीरो है, वेलोसिटी तो चल रही होगी ना, वेलोसिटी। वो तो ये जो तुम्हें मैं अभी थोड़ी देर पहले बता रहा था उसको दिमाग में लेके तुम कुछ कुछ तोड़ तोड़ के बता रहे हो, पर अच्छा आंसर तो बिल्कुल नहीं दिया। तो ग्रेविटी का गेम। अरे चले इसे लेके जा, इसे लेके जा क्लास से बाहर बोलने तू भी ले जा इसे। क्या कह रहा है? दोनों एक दूसरे के लेके निकलो यार तू क्या करेगा इन दोनों के बीच में? मैं बता रहा हूँ तू देखेगा? गंदे बच्चे, इसे भी लेके जाओ चलो सोनी क्या कहती है? ये कहती है किसी भी बॉडी में एक्सेलरेशन तब भी जीरो हो सकता है उसमें अगर बहुत सारे फोर्स भी लग रहे हो। बिल्कुल हो सकता है। ऐसा कब? मान के चलो ये फोर्स ऐसे लग रहा है, पर ये फोर्स मान के चलो 5 और 5 से लग रहा है, इधर 10 न्यूटन, तो सेवरल फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन इट, बट ये इक्वल एंड ऑपोजिट है। और अगर ऐसे केस में आपके पास फोर्स क्या आ जाएगा? नेट फोर्स जीरो। और अगर नेट फोर्स जीरो है तो मास तो कहीं बॉडी का जीरो नहीं हो सकता। अगर ये जीरो है इस बात का मतलब क्या है कि आपके पास पक्का भी ए जीरो रहा होगा। तो सोनी सही कह रही थी, सही कह रही थी। सोनी सर से पढ़ गई सोनी सर से पढ़ के गई है, ठीक है? तो इसलिए सोनी सही कह रही थी, ये पॉसिबल है। डू यू एग्री विद हर? जब भी समझ रहे हो? चलो नेक्स्ट है 20th क्वेश्चन। फाइंड द एनर्जी इन किलोवाट आवर कंज्यूम्ड इन 10 आवर्स, 10 घंटे में बाय 4 डिवाइस ऑफ पावर 500 वॉट ईच। ये कहानी है, ठीक है? ये आवाज कहाँ से आ रही है? ऊपर वाली थी। हाँ ऐसे काम कर नहीं कर ले, थोड़ा लाइट रखना, यहाँ तक आवाज आई है। माइक में लेना चाहिए बस। नहीं माइक में भी आ गई है। नॉइस पॉल्यूशन तो हो ही रहा है, एयर पॉल्यूशन हो जा रहा है। सर उल्टा बोल दिया। क्या? एक ही बात है। एक ही बात है अबे इसे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी समझाओ। इस देखो जब भी कोई पार्ट मारता है तो क्या होता है? इससे एनर्जी निकलती है। विंड एनर्जी एनर्जी तो ये कह सकते हो सर केमिकल एनर्जी। साउंड एनर्जी निकलती है। वेरी गुड। केमिकल एनर्जी कन्वर्टिंग इनटू सर वो साइड वालों की एनर्जी निकलती है। साउंड एनर्जी। तो कह रहा है साइड वालों की एनर्जी निकलती है। तू ठीक है ना अभी? चलो देखो ऐसी ऐसी बातें करवा लो क्लास में, फिर कोई पूछेगा तो कह देना हम तो एनर्जी की ट्रांसफॉर्मेशन एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ रहे थे। अब हर किसी की साउंड एनर्जी का इंटेंसिटी डिफरेंट हो सकती है, पता किसी की साउंड में एनर्जी नहीं होती, पर वो बहुत ज्यादा एयर पॉल्यूशन करती है। तो उसकी तरफ एक उंगली करेगा तो 3 उंगली। चलो अच्छा अब वापस हंसी मजाक चलता रहे, चटरी तो खत्म। पावर दे रखा है ये। अच्छा किलोवाट में निकालना था, एनर्जी निकालनी है ना, तो पावर इज इक्वल्स टू वर्क डन अपॉन टाइम। सर इसको किलोवाट में चेंज नहीं करेंगे सर? बिल्कुल करेंगे बेटा। 500 वाट को किलोवाट कितना आ गया? 0.5। तो पावर कितना आ गया? 0.5 इज इक्वल्स टू W आपको निकालना है। टाइम कितना दे रखा है? 10 घंटे। जो चेंज करने की जरूरत तो नहीं है। तो वर्क डन कितना आ गया? 5 जूल। लेकिन किलो जूल। लेकिन आपके पास जो कहानी है एक डिवाइस की आई है, तो आपको कितने डिवाइस बोले थे? 4 डिवाइस बोले थे, तो इनटू 4 20 किलो। ठीक है? A freely falling body eventually stops on reaching the ground. What happens to its kinetic energy? जब एक बॉडी को आप नीचे छोड़ देते हो तो वो eventually stops बोला है ना, हाँ, तो नीचे रह जाके रुक जाती है, तो उसकी kinetic energy को क्या होता है? रिड्यूस नहीं होती बेटा, ग्राउंड में चली जाती है। ग्राउंड में चली जाती है। वेरी गुड बेटा। पोटेंशियल एनर्जी सर काइनेटिक एनर्जी को होता कुछ नहीं है, बस इधर उधर ट्रांसफर हो जाती है, और वो डिपेंड करता है कि बॉडी के पास काइनेटिक एनर्जी कितना था, उसका शेप कैसा था, ऑब्जेक्ट का मास कितना था। ग्राउंड एब्जॉर्ब नहीं करेगा। बता तो रहा हूँ, अगर बहुत बड़ा पत्थर फेंको तो ग्राउंड ही तोड़ सकता है ना? तो डिपेंड करेगा कि उस बॉडी की काइनेटिक एनर्जी कितनी, तो वो ट्रांसफॉर्म हो जाती है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में। कुछ एनर्जी तो साउंड में कन्वर्ट हो जाती है और हीट में कन्वर्ट हो जाती है, और अगर साउंड और हीट में कन्वर्ट भी ना हो तो फिर वो ट्रांसफर कर देती है ग्राउंड में, और अगर उसका मास और वेलोसिटी बहुत ज़्यादा हो तो ग्राउंड को भी तोड़ सकती है। ठीक है? एक बच्चे ने एवरेज पावर पूछा था, तो बताया था उसने, क्या बताया था? एवरेज पावर वो पावर वर्क डन अपॉन टाइम। एवरेज वेलोसिटी पढ़ी है? हाँ
क्या होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। Yes. तो एवरेज पावर क्या हो जाएगा टोटल अपॉन टोटल टाइम। मतलब एक क्वेश्चन मैंने ढंग से नहीं बताया था उसे मैंने बता दिया था तो ये भी समझ में नहीं आया हैं। अब आ गया ठीक है। तो ये कहानी हो गई हमारे पास एनसीईआरटी के वर्क एंड एनर्जी की सारी कहानी खत्म। इसका टेस्ट मैं अनाउंस कर दूंगा जल्दी। आज के लिए इतना ही रखते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली। लेकिन हैं हैप्पी दिवाली सुनो पटाखे नहीं छोड़ने नहीं छोड़ने। दूसरा सेफ दिवाली है ना। मिठाइयाँ ज़्यादा मत खाना। तू तो बिल्कुल कम खाइयो तू भी। और सुनो किसी भी तरीके का अगर पटाखे छोड़ रहा है तो आप उसको भी अवेयर करो कि भाई आगे तुम्हारे ही बच्चे होंगे। मेरी बात तो सुन लो। फ्यूचर हैं? छोटा बच्चा हुआ तो छोटा क्या बच्चा छोटा ही होता है। तो मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि अगर आगे का एनवायरनमेंट हमें सेफ रखना है बेटा तो आप जैसे पढ़े लिखे बच्चों और मेरे जैसे पढ़े लिखे टीचर मानते हो ना। मैं तो जब तुम्हें पढ़ा लिखा मान रहा हूँ तो मेरे को मानना ही पड़ेगा। तो ये हमारी जिम्मेदारी बनती है टू मेक द एनवायरनमेंट पॉल्यूशन फ्री है ना। और इसी को हम लोग क्या कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है तो कोशिश करना। मुझे पता है इस एज में अच्छा लगता है सब कुछ चीज़ें है ना। जब हम इस एज में थे तो मेरे टाइम में पॉल्यूशन इतना नहीं बढ़ा हुआ था बट फिर भी तब शायद मैं छोड़ता हूँगा याद नहीं मुझे इतना। वैसे इतना नहीं छोड़ता था मैं बट स्टिल आई विल सजेस्ट यू ऑल एंड आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि प्लीज़ पटाखे ना छोड़ें। दिल्ली में हवा की क्वालिटी वैसी कम है और जितने दोस्त मिले उन सबको भी मना। ठीक है पार्टी मांगे दोस्त। ठीक है पार्टी मैं दे दूंगा पक्का दिवाली पार्टी। एंड आई विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी सेफ एंड प्रॉस्पेरस दिवाली। थैंक यू सो मच।